हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ रिएक्शन के स्पीड के बेसिस पे कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे पहले फास्ट रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन क्या होती है और मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब फास्ट रिएक्शन के हमने एक एग्जांपल देखा था। फास्ट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स वाला BaSO4 के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। मॉडरेट रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का। ठीक है, इथाइल अल्कोहल वाला एग्जांपल देखा था। वही हमने स्लो रिएक्शन में एग्जांपल देखा था रस्टिंग का, रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स और तीनों रिएक्शन देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन की दर। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या है। दर को आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, हमेशा समय के रिस्पेक्ट में, कि कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में जो अगला टॉपिक हमारा पढ़ने वाले हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, ये यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड क्या है फास्ट, मतलब तीव्र अभिक्रिया जो थी उसमें तीव्र जो वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, अभिक्रिया की दर को शो कर रहा है। ठीक है, अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर रहा है। उसमें तीव्र का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया है उसकी दर क्या है, वहां पर तीव्र है, मतलब जो रिएक्शन है उसकी रेट वहां पर क्या है, फास्ट है। सेकंड, अगर हम बात करते थे मंद अभिक्रिया, तो मंद अभिक्रिया में हम क्या बोलते हैं, मंद जो वर्ड है या फिर स्लो जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को। मतलब वहां पर जो अभिक्रिया की दर है वो क्या है, मंद है, धीरे है। वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वहां पर स्लो है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है और किस तरीके से ये चीजों को अफेक्ट करता है, टाइम का इसमें क्या रोल है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मैं सिंपली एक रिएक्शन कंसीडर करता हूं जिसमें मैं बोल रहा हूं कि कुछ रिएक्टेंट है और वो किसमें चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट है और वो किसमें चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। वहीं अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कुछ अभिकारक है जो किसमें बदल रहे हैं, उत्पाद। अब रिएक्टेंट से चेंज हो रहा है किसमें, कंसंट्रेशन, सॉरी रिएक्टेंट से चेंज हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अब इनका रोल क्या है, किस तरीके से वो चेंज होते हैं। तो ध्यान रखना कि रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन होगा, अभिकारक की कुछ सांद्रता होगी, उस सांद्रता को प्रभावित करने के बाद ही वो किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें परिवर्तित होगा, प्रोडक्ट में परिवर्तित होगा, या फिर कन्वर्ट किसमें होगा, उत्पाद में, सॉरी कन्वर्ट वो प्रोडक्ट में होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसमें परिवर्तित होगा, उत्पाद में। अब यहाँ पर रिएक्टेंट का क्या रोल है कि यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप एसिड को डाइल्यूट बनाने की कोशिश करते हो या फिर आप बोल रहे हो कि मैं एसिड को क्या करता हूँ, डाइल्यूट करने की रिएक्शन करता हूँ, तो आप क्या करोगे, एसिड में वाटर को मिलाओगे। ठीक है, अब जब आप एसिड में वाटर को मिलाओगे तो होगा क्या वहां पर, देखो जब आप एसिड में वाटर को या फिर वाटर में एसिड को हम मिलाते हैं, थोड़ा सा वाटर है उसमें हम बहुत सारे एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन करने की प्रोसेस है। वहीं अगर बहुत सारे वाटर में थोड़ा सा हम एसिड मिलाते हैं तो ये क्या है, डाइल्यूट करने की प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारा वाटर है तो मैं मान लेता हूँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। ठीक है, या फिर मैं सिंपली बोलता हूँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 10H2। वहीं मैं इसके साथ क्या मिला देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स या फिर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 या फिर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, इसमें क्या कर दिया मैंने, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HCl को मिला दिया। अब इससे बनेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट जब बनेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, जब H2O और HCl आपस में मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, कंसंट्रेशन का चेंज होगा। ठीक है, H2O की अभी देखो, अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो H2O की कंसंट्रेशन ज्यादा है, HCl की कंसंट्रेशन कम। अब मैं इन दोनों को जब मिला दूंगा तो ये HCl इसमें मिल जाएगा, कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। और यही मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की
कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, लेकिन चेंज परिवर्तन तो दोनों की ही सांद्रता में आता है। ठीक है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता वहां पर बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन इसकी भी सांद्रता में आएगा और इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन आएगा। क्लियर है इतना? रिएक्टेंट के जो चेंज होगा, तो चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में इसी डेल को यूज किया जाता है हीट के लिए, लेकिन अभी आप इसको किसके लिए रिप्रेजेंट करोगे? चेंज के लिए। तो या तो आप यहाँ पर लिखोगे डी आर बाय डी टी, या फिर आप उसको लिखोगे डेल आर। एज समझ में कि ये चेंज हो रहा है किसमें? चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर इतना? तो मैं सिंपली अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर किसमें चेंज होगा? आर में चेंज होगा। और वहीं मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पर चेंज होने वाला है। लेकिन ये चेंज किस रिस्पेक्ट में होगा? तो मुझे पता है कि चेंज हमेशा किस रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर टाइम में भी क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि टाइम क्या है? टाइम इज इक्वल टू 0 है, मतलब टाइम हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। तो रिएक्शन स्टार्ट हुई क्या? नहीं हुई। अभिक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई क्या? नहीं हुई। अभिक्रिया अगर स्टार्ट नहीं हुई तो ना इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या है कि अगर टाइम 0 है, टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ना रिएक्टेंट की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर कोई परिवर्तन आएगा और ना ही उत्पाद की सांद्रता पर कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर मैं टाइम को यहाँ पर टी कर देता हूँ, तो रिएक्टेंट का एक पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में चेंज आने लग जाए और वहीं प्रोडक्ट में भी चेंज आने लग जाए। आया समझ में? और इन दोनों में चेंज क्यों आए हैं? क्योंकि टाइम में भी चेंज वहां पर आया। क्लियर है? हमने टाइम को क्या किया? 0 से उठाकर अब टी कर दिया, तो इसलिए रिएक्टेंट में भी चेंज आया है और प्रोडक्ट में भी चेंज आया है। तो इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट, उसकी दर कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितनी जल्दी वो परिवर्तन ले रही है या कितने धीमे वो परिवर्तन ले रही है। इसकी रिएक्टेंट की सांद्रता किस गति से धीरे हो रही है और प्रोडक्ट की सांद्रता किस गति से बढ़ रही है। इसी गति को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसे? रेट ऑफ रिएक्शन। किस तरीके से इफेक्ट करते हैं तो देखते हैं। पहला जो कारक है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ concentration of reactant। इसको हम लिख देंगे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। अब सेकेंड जो इसको इफेक्ट करेगा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। सेकेंड ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। फोर्थ जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, और रिएक्टेंट का नेचर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति,
अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, उनकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम रिएक्टेंट्स की सांद्रता को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, जितना ज्यादा सांद्र होता जाएगा वहां पर अभिकारक, उतनी ही जल्दी वो रिएक्शन वहां पर करने वाला है, उतनी ही जल्दी अभिक्रिया वो वहां पर करने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट वाला जो फैक्टर है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे, तो उससे जो हमारी अभिक्रिया की दर है वो कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, सिंपल सी बात है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट का बढ़ा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन का, रूम टेम्परेचर पर ना करते हुए उसको बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर फास्ट हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है कि अधिकतर रिएक्शंस में अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की जो रेट है वो तकरीबन 2 गुना हो जाती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सिंपली अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाता हूँ, या फिर कहीं कहीं पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया है, तो अगर हम उससे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या है, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो देखो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट का अलग ही रोल है। आप कैटलिस्ट की बात करो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करो, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, या फिर इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो कैटलिस्ट क्या पॉइंट है, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, जो कि क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना उसकी रेट को, उसकी दर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी कारक होते हैं या फिर ऐसे जो भी हमारे उत्प्रेरक हैं, उनकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का उत्प्रेरक है, वो धनात्मक उत्प्रेरक है या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है या नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब अगर हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट अगर वो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल नेचर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सिंपली प्रकृति अगर उसकी फिजिकल है, तो वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देगा। मतलब सिंपली आप बोल सकते हो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर हमारी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की प्रकृति पर जो अभिक्रिया की दर होती है वो पूरे तरीके से निर्भर करती है, ठीक है, जो भी अभिकारक की प्रकृति होगी उसी हिसाब से रिएक्शन क्या होगी, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आई क्या होगा। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेट लॉ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से ही रिलेटेड। अब देखो स्टार्टिंग हमने रेट ऑफ रिएक्शन से किया, अब इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक्स आते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स मिस मत करना, लिंक्ड है सारे एक दूसरे से। आज के लेक्चर में इतना ही, कल अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक नया लॉ। थैंक यू।